स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between residents of a country and rest of the world in a given period of time। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है किसके? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं? जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है, मनी टर्म्स में जो लेन देन होगा उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है। किसके बीच में ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं? ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री मींस जो इंडियंस हैं, जो इंडियन जब फॉरेनर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन जो लेन देन करेंगे उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उनके लेन देन का इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी एक साल के अंदर जैसे जो भी रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स होती हैं रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये पूछा जाता है कि ये फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा फ्लो कंसेप्ट है। और फ्लो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक साल के अंदर इंडियंस ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेनर्स के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस की, या फॉरेनर्स ने कितनी हमारी कंट्री में आके ट्रांजैक्शंस की, तो उनको पूरे एक साल का जो भी डिटेल किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लो कंसेप्ट। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हमने पढ़ लिया। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती थी? जो मनी टर्म्स में होती है, या तो मनी हम इसमें रिसीव करते हैं या पे करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है विजिबल और एक होती है इनविजिबल। विजिबल जो होती है वो जैसे जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये ऐसी चीजें जो गुड्स होती हैं वो फिजिकल टर्म्स में होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? विजिबल। और इनविजिबल जो होती है सर्विसेज, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो वो इनविजिबल। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारे पास दो तरह की आती हैं, विजिबल और इनविजिबल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जब इन दोनों का सम कर दिया जाता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो क्या बन जाता है हमारे पास? बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट को आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और कैपिटल अकाउंट को भी तीन में कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड थर्ड है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सबसे पहले करंट अकाउंट के अंडर जो तीन टर्म्स आती हैं उनको हम करते हैं। हमारे पास फर्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है गुड्स के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जितना भी हम गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे उनका डिफरेंस ले लेंगे। सपोज इंडिया जो भी बाहर फॉरेन कंट्री में जितनी भी गुड्स सेल करेगा तो उनको क्या कहा जाएगा? एक्सपोर्ट। और बाहर से जो परचेज करेगा, फॉरेन से जो परचेज करेगा, वो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट। अब हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, जब उन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस कब होगा? अब हमारे पास बैलेंस तब होगा जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? बैलेंस। और इसमें सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। सरप्लस तब हो जाएगा जब हमारे पास एक्सपोर्ट जो हमने बाहर सेल की है, जिसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, वो इंपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं। मतलब एक्सपोर्ट किया तो हमारे पास पैसा आएगा और इंपोर्ट किया तो हम पैसा जाएगा। तो पैसा जब ज्यादा आएगा मतलब इनफ्लो ज्यादा होंगे और आउटफ्लो कम होंगे, तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हो रहा है? सरप्लस। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट कब होगा? जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब हमारे पास इनफ्लो
जो है वो कम है, मतलब एक्सपोर्ट तो हमने कम किए, सेल कम किया हमने फॉरेन कंट्री में, बट वहां से परचेज ज्यादा किया। अगर परचेज करोगे तो क्या होगा, पैसा बाहर जाएगा, और पैसा बाहर जब ज्यादा जाएगा, आने से ज्यादा जाएगा, तो इसका मतलब इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। सेकेंड कंपोनेंट आता है करंट अकाउंट का, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज जनरली हम कहते हैं 3 काइंड्स की होती है इसमें, शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। थर्ड आता है हमारा यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, वन साइडेड। वन साइडेड किनको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई गिफ्ट दे दिया किसी को, तो इन रिटर्न हमें उम्मीद नहीं होती कि हमें कुछ मिलेगा, ऑब्लिगेशन नहीं होता कि हमें कुछ लेना है या कुछ देना है, मतलब हमने दे दिया या ले लिया, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिलेटरल। जो वन साइडेड ट्रांजेक्शन होती है, तो इनका भी हमने कितना फॉरेन कंट्रीज को दिया और कितना फॉरेन से हमें आया, उनका नेट इफेक्ट देखते हैं। तो अब हम इनको जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती है उनको एक और नाम से भी जाना जाता है, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर। अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो होती है कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखती हैं ऑफ रीपेमेंट। इट डू नॉट इंक्लूड एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, सो दीज आर नोन एज अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। फोर्थ हमारे पास आता है कंपोनेंट करंट अकाउंट का, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड। यहाँ पे हमारे पास कैसे आते हैं, ये हमारे पास हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में या प्रॉफिट के फॉर्म में हमने कुछ फॉरेन कंट्री को दिया या फॉरेन से हमारे पास आया, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम रिसिप्ट्स एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस देखेंगे कि हमने कितना दिया और हमें कितना आया, तो उसका नेट इफेक्ट देखेंगे। अब जब हम चारों कंपोनेंट्स को देख लेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के, तो हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस हो जाएगा करंट अकाउंट का, चारों का हम मिला के देखेंगे तो नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट। अब हमारे पास जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्रेडिट और डेबिट डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, देना, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लेना। क्रेडिट मीन्स मिलना, रिसिप्ट्स या इनफ्लो, एंड डेबिट मीन्स आउटफ्लो। अब हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस। अगर हमारे पास क्रेडिट को हम क्या कहेंगे, इनफ्लोज। अगर इनफ्लो ज्यादा हो जाएंगे और आउटफ्लो जो है वो कम रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, करंट अकाउंट का सरप्लस। इसी तरह से करंट अकाउंट का डेफिसिट कब होगा, जब क्रेडिट आइटम्स आर लेस देन डेबिट आइटम्स, मतलब इनफ्लो जो है वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, करंट अकाउंट का डेफिसिट। अब इसको एक टेबल से समझते हैं जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट से ही करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट मीन्स रिसिप्ट, मतलब हमारे पास इनफ्लो पैसा आएगा, और जो हमारे डेबिट है, डेबिट का मतलब पेमेंट्स या आउटफ्लो पैसा जाएगा। अब हमें यही याद रखना है कि क्रेडिट मींस पैसा आएगा और डेबिट मींस पैसा जाएगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में हमने 4 कंपोनेंट पढ़े, तो पैसा कैसे कैसे आ सकता है, आएगा हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स को करेंगे एक्सपोर्ट, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, या ट्रांसफर रिसिप्ट लाइक गिफ्ट्स हमें बाहर से मिल गए, फॉरेन कंट्री से हमें गिफ्ट्स मिल गए, या इनकम रिसिप्ट, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट वगैरह हमें फॉरेन कंट्री से मिल रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्रेडिट आइटम्स मतलब इनफ्लो हो गया। इसी तरह से डेबिट आइटम्स मतलब पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं करंट अकाउंट के अंडर, या तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, या इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, या ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब कि फॉरेन कंट्री में हम क्या गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, या फिर इनकम पेमेंट्स लाइक इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट वगैरह हम फॉरेन कंट्री में दे रहे हैं, तो हमारे पास ये आउटफ्लो हो जाएगा। और नेट क्रेडिट मतलब हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमारा नेट क्रेडिट मतलब हमारा क्या हुआ, जब हमारी क्रेडिट आइटम्स डेबिट आइटम्स से ज्यादा हो जाएंगी तो हम उसको क्या कहेंगे, नेट क्रेडिट।
अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट आते हैं? करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अभी हमने करंट अकाउंट के कर लिया, अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के भी कुछ एक कंपोनेंट्स है। कैपिटल अकाउंट में आती है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब ये हुआ या तो हमने फॉरेन कंट्रीज को उधार दिया या उनसे उधार लिया। अब चाहे हम उधार लेते हैं चाहे उधार देते हैं, बट इसमें जो है दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में क्या होगा कि फॉरेन कंट्री जो है वो या तो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रही है या हमारी कंट्री के लोग फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसमें? कंपनी में। जैसे इंडिया के लोग बाहर फॉरेन कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फॉरेनर्स जो हैं वो हमारी कंट्री के कंपनी के, जैसे कोई इंडियन कंपनी है उसके शेयर्स खरीद रहे हैं या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम। जब फॉरेनर्स आके हमारी कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। और जब हमारी कंट्री के लोग फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कि हमारे पास कितना पैसा आया इन्वेस्टमेंट के रूप में या हमने कितना दिया। थर्ड कंपोनेंट आ जाता है इसका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स होती है गवर्नमेंट की, और ये कहाँ रखी जाती है? सेंट्रल बैंक के पास। अगर इनमें चेंज कुछ आता है, फाइनेंशियल एसेट्स में कुछ चेंज आता है, तो हम क्या कहेंगे? चेंज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये चेंज इन रिजर्व जो भी होगा, ये चेंज इन रिजर्व को हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ना कि नॉट इन रिजर्व्स। इन एडिशन टू कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब हम ये कहते हैं कि हमने तो दो कंपोनेंट पढ़े, एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो कंपोनेंट को मिला के हमारा क्या बन रहा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट के अलावा एक और आता है जिसको हम क्या कहते हैं? एरर्स एंड ओमिशंस। क्योंकि हमारे पास सिंस कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, क्योंकि इसमें क्या होती है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होती है। इट डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होती हैं, तो इसलिए ये हमारी इकोनॉमी की इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स। इसके भी हम एक टेबल से करेंगे डेबिट क्रेडिट के थ्रू। डेबिट मींस हमारे पास पेमेंट आउटफ्लो और क्रेडिट मींस इनफ्लो। अब पैसा आना, तो पैसा कैसे कैसे आ सकता है? कैपिटल अकाउंट में हमने कहा या तो उधार लेते हैं या देते हैं। अगर हम उधार लेते हैं अब्रॉड से तो वो क्या होगा? पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, कोई फॉरेनर्स आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आएगा, तो क्या हो गया? पैसा आने को इनफ्लो, तो क्रेडिट। डिक्रीज इन, अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तो उसको क्या कहते हैं? इनफ्लो। इसी तरह से लेंडिंग, हमने उधार दे दिया फॉरेन कंट्रीज में तो क्या हो गया? डेबिट। आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, हमारी कंट्री के लोग फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। इसी तरह से इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में आते हैं, आउटफ्लो माना जाता है। अब हमारे पास फिर से डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेट देखेंगे। हमारे पास अगर ये रिसिप्ट ज्यादा होती है और पेमेंट्स कम होती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट, नेट क्रेडिट। अब इसमें भी हमारे पास अगर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कब होगा? जब हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस ऑफ जो कैपिटल अकाउंट है इसका सरप्लस कब हो जाएगा? सरप्लस तब होगा जब हमारे पास क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, मतलब इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज। और डेफिसिट कब होगा? जब हमारे पास क्रेडिट आर लेस देन डेबिट, मतलब डेबिट, आउटफ्लो ज्यादा हो जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट
टॉपिक आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कहते हैं नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि ये तो एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट आते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट के अंडर आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, और करंट अकाउंट किसका कंपोनेंट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कंपोनेंट है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसलिए ये नैरो कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा वाइडर कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंक्लूड किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है डिफरेंस दिखाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का ऑफ गुड्स का। बट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये तो एक स्टेटमेंट है जिसमें सिस्टेमैटिकली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होगी उनको सिस्टेमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। किसके बीच में ये ट्रांजैक्शंस होती है? बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये क्या है? सिर्फ विजिबल मतलब गुड्स को इंक्लूड करता है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल सबको इंक्लूड करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो हमारी कैपिटल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम नहीं दिखाते हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी सबको रिकॉर्ड किया जाता है। If there is unfavorable balance of trade, it can be met out of favorable balance of payment. क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर अनफेवरेबल बैलेंस हो भी जाता है तो वो किससे ठीक कर लिया जाएगा? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ठीक कर लिया जाएगा। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता है तो वो कहाँ से नहीं हम ठीक कर सकते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड के फेवरेबल बैलेंस से हम ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पहले ही कहा किसके ऊपर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। और डबल एंट्री सिस्टम में क्रेडिट साइड पे कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? इनफ्लो। जितना भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और जितने भी आउटफ्लोज होंगे वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होता है। क्यों बैलेंस्ड होता है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम।